नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतीक अशरफ हत्याकांड का मामला, सीबीआई जांच की हुई मांग, माफिया ब्रदर्स की जांच के लिए एसआईटी का भी हुआ गठन, मामले पर सीएम योगी की पैनी नजर। अतीक की हत्या पर विपक्ष को जोरदार दर्द, तेजस्वी यादव ने माफिया को अतीक जी कहा तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, रामगोपाल यादव ने हत्या पर उठाए सवाल, कांग्रेस ने सीएम योगी से मांगा इस्तीफा। शराब घोटाले में सिसोदिया, केजरीवाल को बड़ा झटका, सिसोदिया की बड़ी न्यायिक हिरासत, बीजेपी ने बोला हमला तो सदन में अरविंद केजरीवाल ने सुनाई एक राजा की कहानी, पीएम मोदी पर किया कटाक्ष। चुनावी कर्नाटक मोड में राहुल गांधी, पीएम मोदी पर साधा निशाना, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में हुए शामिल। समलैंगिक विवाह पर मोदी सरकार सख्त कानूनी मान्यता देने का केंद्र सरकार ने जताया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को बताया एलीट कॉन्सेप्ट। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात माफिया ब्रदर्स अतीक अशरफ के हत्याकांड से जुड़ी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मिट्टी में मिल जाने के बाद से पुलिस एक्शन भी तेजी से हो रहा है। हत्याकांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। यूपी पुलिस के 3 तेज तर्रार अफसरों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं पल पल की रिपोर्ट खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। साथ ही ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दाखिल की गई है। एक याचिका वकील विशाल तिवारी की तरफ से, जिसमें 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुए सभी 183 एनकाउंटर की जांच कराने की मांग की गई। साथ ही हत्या की जांच पूर्व जज की निगरानी में करने की मांग की गई। तो वहीं दूसरी याचिका पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। एक तरफ एसआईटी का गठन, दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब आगे क्या होगा? देखिए, योगी सरकार वहां पे 2 एसआईटी बना चुकी है, जांच चल रही है। जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक जांच हो रही है। लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सारे इनकाउंटर्स, भाई आप समाज में गुंडों की पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे क्या? और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? जो होना था वो तो हो ही गया है। सवाल ये है कि ये जो कवर फायर देने की जो कोशिश की जा रही है, सरकार और पुलिस को जो घेरने की कोशिश की जा रही है, वो जन भावना के खिलाफ है। ये बात इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। लोग खुश हैं कि ये अपराधी मारा गया। दूसरी चीज, कौन है इसके पीछे? जो लड़के जिस तरह के परिवार से आते हैं, उनके पास तो ये हथियार खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। सब टर्की मेड पिस्टल्स 8 लाख 10 लाख जिसकी कीमत है, उससे वो गोलियां चला रहे थे। होटल में रुके हुए थे प्रयागराज में पिछले 6-7 दिनों से। और अब ये बात बताई जा रही है बाकायदा वकील के द्वारा। जो अतीक के परिवार का जो वकील है वो ये कह रहा है कि ये बात पहले से ही मालूम था कि इन लोगों की हत्या करा दी जाएगी, और कौन इस हत्या के पीछे है वो एक बंद लिफाफे में चिट्ठी लिखी जा चुकी है। वो लिफाफा सारे राज खोलेगा। और जहां तक कुछ जानकारी आ रही है कि प्रयागराज का ही एक पार्टी का लीडर वो इस पूरी घटना के पीछे मास्टरमाइंड है। ये बच्चे जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसको वहां पे बुलाने, वहां पे हथियार देने, कैमरा देने, आई कार्ड बनाने, माइक आईडी देने का ये सारा काम एक राजनीतिक दल के एक नेता, नाम मैं बता सकता हूं, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि अभी जांच चल रही है, इस वजह से इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि योगी सरकार
वो लगातार इस पूरे घटना के पीछे के षड्यंत्र को बेनकाब करने में जुटी हुई है और कुछ लोग इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने को बेकरार हैं। जी, तो एक तरफ हत्याकांड पर एक्शन तेजी से हो रहा है तो दूसरी तरफ हत्या पर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अतीक और अशरफ के जनाजे को भारतीय संविधान का जनाजा करार दिया। साथ ही अतीक को अतीक जी कहकर संबोधित किया। नीतीश कुमार को भी दर्द काफी ज्यादा है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या अपराधी होगा तो मार देंगे। नीतीश कुमार ने हत्या की घटना को दुखद बताया। रामगोपाल यादव ने तो हादसे को सुनियोजित करार दे दिया। ममता बनर्जी भी कूद पड़ी। ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। साथ ही कांग्रेस सीएम योगी के इस्तीफे की मांग कर रही है। माफिया अतीक के साथ इन नेताओं को इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए, पूछ रहे कि भाई अगर अपराधी हुआ तो मार दिया जाएगा क्या? आरती उतारी जाए? क्या किया जाए? इस तरह की राजनीति की वजह से ही इस देश में राजनीति का ही क्रिमिनलाइजेशन हो गया। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने राजनीति के अंदर क्रिमिनल्स को जगह दिए, क्रिमिनल्स को सांसद बनाया। अब एक तो बेटी बन गई थी नीतीश कुमार की, लश्कर तोबा की आतंकी जो इनकाउंटर में मारी जाती है, उसको नीतीश कुमार कहते थे कि बिहार की बेटी है। एक महानुभाव नए नए पैदा हुए राजनीति में आए, बिहार के डिप्टी सीएम, वो नए सेकुलर लीडर बन के उभर रहे हैं। वो कह रहे हैं आतिश जी, हाँ, मैंने अतीक अहमद को अतीक अहमद जी, ओसामा बिन लादेन जी, हैं, सईद जी, आतंकियों को, गुंडों को जी कहने वाले लोग ये किस तरीके से समाज को लीड करेंगे, भगवान मालिक है। और इसलिए बिहार में तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। ममता बनर्जी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम, मैं तो देख रहा था पीएल पुनिया भी कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं जी, ये सारे लोग दरअसल इनको देश की जनता, देश की जनभावना, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये इनकी नज़र मुस्लिम वोट के ऊपर है और इनको ये लग रहा है कि अतीक जैसे खूंखार अपराधी के मारे जाने पर मुस्लिम समाज में बहुत रोष हो है। आप ये देखिए कि किस तरह से ये ब्रांड कर रहे हैं कि अतीक अहमद मारा जा रहा है, कोई गुंडा मारा जा रहा है, कोई आतंकी मारा जा रहा है तो मुसलमानों को बुरा लगेगा। देश अलग सोचता है, मुस्लिम समाज अलग सोचता है। ये इनकी सोच है कि कोई भी मुस्लिम अपराधी होगा तो मुसलमान उसके साथ खड़ा हो जाएगा, कोई आतंकी मुसलमान होगा तो मुसलमान उसके साथ खड़ा हो जाएगा, मुसलमानों की जन्म। ये सिख मेंटालिटी है और ये अपने आप को सेकुलर और प्रोग्रेसिव बताते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति ने इन लोगों के मस्तिष्क को बिल्कुल दूषित कर दिया है। जी, अगली खबर में बात दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी, जिसमें केजरीवाल और सिसोदिया को झटके पे झटके लग रहे हैं। आज कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 27 अप्रैल तक और ईडी से जुड़े मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी जमकर हमलावर है। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग जारी है, विरोध प्रदर्शन भी जम के हो रहा है। साथ ही आज केजरीवाल सरकार ने एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया था, जिसमें केजरीवाल ने सदन में एक कहानी सुनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहानी का शीर्षक था चौथी पास राजा। इस कहानी का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? भाई, स्क्रिप्ट वगैरह तो मैं नहीं जानता कौन लिखा है, नहीं लिखा है। पहले तो इस नटवर लाल को यह जवाब देना चाहिए कि तुमने स्पेशल असेंबली किस लिए बुलाया। उसके लिए जो खर्च आता है तुम अपने पॉकेट से देते हो। दिल्ली की जनता का पैसा का इस तरह से गलत इस्तेमाल होगा, लोगों के समय को आप बर्बाद करेंगे कहानी सुनाने के लिए, और इतने कायर हो कि यह कहानी सुनाने के लिए तुमको असेंबली की जरूरत पड़ती है। यूट्यूब पे डाल दिए होते, हिम्मत थी तो। अजीब तमाशा है।
भाई आपको सीबीआई ने पकड़ के ले, आपको बातचीत अगर करनी भी थी, आप कोई मुद्दा उठाते। हिम्मत नहीं पड़ रही इन लोगों की ये कहने के लिए कि असेंबली के अंदर ये चीख चीख के कहते कि भाई एजेंसी को गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? 9 घंटे सीबीआई के साथ बिताने के बाद अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि सबूत इतने पुख्ते मिल चुके हैं कि ये तीनों यार जाएंगे तिहाड़, बचेगा कोई नहीं। खामखा लोगों के टाइम और पैसे की बर्बादी। भाषण दे रहे हैं, 9 मिनट का भाषण दे दिया, एक कहानी सुना दी। एक राजा था, राजा होते हैं आज के जमाने में। कौन है राजा? दिल्ली के मालिक हम हैं, ये डायलॉग तो हमने सुना था। आज राजा की कहानी बता रहे हैं। कोई राजा होता तो आरटीआई लगाने लायक बचते नहीं, कानून नहीं चलता। फिर राजा इनको नजर आ रहा है। दिक्कत क्या है? केजरीवाल अपने इसको कहते हैं कि जिद में कि प्रधानमंत्री बनना है, ये डिरेल हो गया है। जो सामने जो मुद्दे हैं वो उसे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मोदी से ये लड़ नहीं पा रहा, सीबीआई और ईडी के चक्कर में ये पूरी तरीके से फंसा हुआ है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ होना तो चाह रही हैं, उधर कवायद तो हो रही है और सब इसको साइडलाइन कर दिया है। कांग्रेस इसको अपने साथ नहीं लेके नहीं आना चाहती। जो भी गठबंधन बन रहा है कोई इसको अपने साथ खड़ा करना नहीं चाह रहा। इसलिए हरियाणा का है ये, हिसार का, तो उधर कहते हैं कि बावला हो गया है। जी, तो अब बात राहुल गांधी के मिशन कर्नाटक की। राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर है। कर्नाटक की राजनीति में चुनाव से पहले घमासान बचा हुआ है। राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता दल बदलने में जुटे हुए हैं और इसी बीच बीजेपी से टिकट न मिलने पर कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कितना बड़ा झटका है ये बीजेपी के लिए? ये बड़ा झटका है। ये लिंगायत कास्ट के बहुत बड़े लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के झटके इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने कर्नाटक में कोई यंग लीडर, डायनेमिक लीडर पनपने नहीं दिया। जो गए हैं वो भी जो उतने डायनेमिक नहीं, वे कास्ट लीडर हैं। लीडर तो वो होता है जो ट्रांसेंड कर सके कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, इन सब चीजों को। अब दिक्कत क्या है बीजेपी के साथ? एक तो सरकार अनपॉपुलर है। आपने ऐसा मुख्यमंत्री बना करके रखा जिसमें कोई डायनेमिज्म नहीं है। पुराने लोग उसके सामने आप झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिक्कत यह है कि देखिए कभी कभी है क्या, बीजेपी भी बहुत सारे राज्यों का चुनाव इसलिए हारी है क्योंकि इन्होंने अच्छा लीडर वहां पनपने नहीं दिया। अभी अगला लाइन हरियाणा का है। झारखंड इस चक्कर में आप हार गए। कई सारे राज्य, बिहार आप उसमें दिक्कत है, बंगाल में दिक्कत है। आप लीडर को पनपने नहीं देते। वहां कोई लीडर होता तो ये इतनी सारी चीजें नहीं होती। दिक्कत क्या है? लीडर की क्वालिटी खराब होती है तो जो हर मीडियोकर लीडर जो है अपने आप को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहता है। अब ये तो पहली बात हो गई। क्यों छोड़ा इन्होंने? शेट्टार साहब ने। इनको पूरा खानदान के लिए पार्टी चाहिए। बीजेपी में पॉसिबल नहीं है। एक परिवार से एक को मिलेगा। उम्र 75 साल या ज़्यादा बुजुर्ग आप हो गए, फिजिकली फिट नहीं है, आपको बीजेपी टिकट नहीं देगी। ये पूरे खानदान के लिए चाह रहे थे तो यहाँ तो पॉसिबल है नहीं। तो खानदान कहाँ पे खेला जाता है? तो कांग्रेस पार्टी में खानदानी पार्टी है तो वहाँ वो चले गए। वहाँ पे आप पूरे परिवार के साथ ये चुनाव लड़ेंगे, लिंगायत वोट कुछ काटेंगे। लेकिन फिर भी जो एग्जैक्ट जो भारतीय जनता पार्टी का काडर वोटर्स है, ऐसा नहीं कि लिंगायत लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, कुछ डेंट होगा। ये देखना पड़ेगा कि वो कितना इन्फ्लुएंस अब कर पाते हैं कांग्रेस में जाकर के, क्योंकि जो लोग कांग्रेस से दूर हो चुके हैं वो वापस किसी भी चेहरे, किसी भी नाम के लिए कांग्रेस पार्टी को वापस
वोट देने की अब इच्छा उनकी खत्म हो चुकी है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि सेम सेक्स मैरिज को वैध ठहराए जाने की डिमांड सिर्फ शहरी एलीट क्लास की है। इससे आम नागरिक के हित भी प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस पर फैसला करने का काम संसद का है, कोर्ट को इससे दूर रहना चाहिए। मोदी सरकार कितनी सख्त है और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गई? देखिए, बिल्कुल सही स्टैंड केंद्र सरकार ने लिया है। ये जो सेम सेक्स मैरिज का जो मसला है वो दरअसल ये वामपंथियों वाला ये लिबरल लेफ्टिस्ट एजेंडा है। हिंदुस्तान के अंदर में ऑलरेडी जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। भाई किसी को कोई सजा नहीं होगी अगर दो लोग ये चॉइस अगर उनका है तो। सो फार सो गुड, ठीक है, लोगों के अपने अपने चॉइस है, उनका फ्रीडम है और उसके लिए अगर उनको वो अच्छा लगता है दे कैन डू इट। अब लीगलाइज करने का मतलब क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि भाई मंदिर में जो शादी हो दो लड़कियों के बीच में, दो लड़कों के बीच में शादी हो, कोर्ट में जो है वो मैरिज करें? आप इसको लीगलाइज करने का, मैरिज को आप सेंटिफाई करने वाले होते कौन है? कोर्ट का काम है ये? कोर्ट का काम है ये क्या? हिंदुस्तान अभी इसके लिए तैयार नहीं है। ये दिल्ली के लुटियन के बाहर जाकर के देख लीजिए, ये हर धर्म में इसका विरोध होगा। और आप इस तरह के मैरिजेस को अलाउ करके तो ये पूछते नहीं है भाई जो लोग गए हैं वहां पे, ये कुरान क्या कहता है इसके ऊपर, बाइबल का क्या की राय क्या है? तो तमाम तरह की चीजें हैं। अब मुझे लगता है कि ये कोई प्रायोरिटी की चीज नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। जिनको साथ में रहना है वो रहे, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों है? और फैमिली का मतलब तो बहुत सारी चीजें होती है, ये अलग डिस्कशन, लंबा डिस्कशन हो जाएगा इसके ऊपर। लेकिन सरकार ने जो कहा है कि भाई ये कुछ चंद इलीट वर्ग के दिमाग की उपज है, इसको वैसे ही रहने दिया जाए, कानून बनाने का काम संसद का है। बिल्कुल सही जवाब केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा करेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।